हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज़ रूपेंद्र सिंह। आज मैं आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है CSI नेट लाइफ साइंस और UGC नेट इन्वायरमेंट साइंस दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए है। इस टॉपिक में आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ये वर्ड बायोडाइवर्सिटी आया कहाँ से, हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्यों हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहते हैं, ऐसे क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्यों हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए इतना परेशान रहते हैं, क्या बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम स्टेबिलिटी से कोई रिलेशनशिप है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के, स्पीशी डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशी डाइवर्सिटी को मेज़र कैसे करते हैं, सिम्पसन्स इंडेक्स क्या है, शैनन वीनर इंडेक्स क्या है, बहुत कुछ हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हाउ दिस वर्ड केम इनटू यूज़। अगर हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड की बात करें तो सबसे पहले इस वर्ड को 80s के आसपास, मिड 80s के आसपास यूज़ किया था लवजॉय ने एंड नॉर्स एंड मैकमैनस ने। इन लोगों ने बेसिकली वर्ड यूज़ किया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो एब्रिविएशन है बायोडाइवर्सिटी ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया था वाल्टर रोजन ने। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द वेरिएशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पे जो भी वेरिएशन अवेलेबल है दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोग सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो दी थी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ने, जो आप सभी को पता है कि विच वाज साइंड ऑन 5 जून 1992 इन रियो डी जेनेरियो। अगर उस कन्वेंशन की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स from all sources including inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part of. This includes diversity within species, between species and of ecosystem. तो आप समझ सकते हैं इस डेफिनेशन में सब कुछ शामिल कर लिया है। इस डेफिनेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी भी शामिल हो गई है, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी शामिल हो गई और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी शामिल हो गई। इसके पहले हम इन कंपोनेंट्स को सेपरेटली पढ़ें। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम बायोडाइवर्सिटी को इतनी वैल्यू देते हैं, क्यों हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्यों हम इतना पैसा, इतने साइंटिफिक एफर्ट्स लगा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें। देखिए, कई रीजंस हैं, कई प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फोर्स करते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव करें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए हम लोग अपने लिविंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये सब आते कहाँ से? किसी न किसी स्पीशीज़ से मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमें आने वाले समय में भी मिलता रहे तो हमारे हित में है कि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव करें, है ना। देखिए, ढेर सारी मेडिसिन हो गई, ढेर सारे फूड प्रोडक्ट हो गए, ढेर सारे इंडस्ट्रियल यूज़ के प्रोडक्ट हैं जो किसी न किसी स्पीशीज़ से ऑब्टेन होते हैं। तो अगर हम उनको आगे भी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमारे अपने हित में है कि हम उनको सेव करें। तो यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए स्पीशीज़ को कंजर्व करिए, उनको सेव करिए। दूसरा पॉइंट है पब्लिक सर्विस का। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको पुट करूं, जस्ट इमेजिन करिए अगर जो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन का काम करते वो इंसेक्ट्स ख़त्म हो जाए। आप सोचिए, क्रॉप्स का पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड्स कैसे बनेंगे, ईल्ड कहाँ से आएगा। तो जस्ट इमेजिन करिए कि कितनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज ढेर सारी स्पीशीज़ प्रोवाइड करती हैं। हमें ऑक्सीजन मिलती है, पॉल्यूशन को हटाते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, तो इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वी वांट टू सर्वाइव, वी वांट टू यूटिलाइज दीज सर्विसेज इन टाइम टू कम। इट इज़ इन आवर फेवर टू सर्व, टू सेव दोज स्पीशीज़, टू सेव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ यूनिक रोल इन एन इकोसिस्टम, और आप उस स्पीशीज़ को हटाओगे तो दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, डोडो सबने नाम सुना हुआ है। जस्ट इमेजिन करिए एक बर्ड के एक्सटिंक्ट होने से ट्री स्पीशीज़, कई ट्री स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के कागार पे पहुंच गई थी। तो दे आर इंटर रिलेटेड। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी स्पीशीज़ को सेव करने की कोशिश करें, कंजर्व करने की कोशिश करें। मोरल वैल्यू से बोलें कि वी आर द मोस्ट इवॉल्व प्रोडक्ट ऑफ द एवोल्यूशन, एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम और स्पीशीज़ को भी सर्वाइव करने दें। एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट, एंड बीइंग द मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीशीज़, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट दोज स्पीशीज़ डू सर्वाइव। इसी तरह से
aesthetic, recreational, spiritual, creative, theological, they all basically point to one factor, point to one thing, that we should conserve biological diversity. ठीक है. Now let's talk about the different components. जैसे आपने देखा था कि CBD की जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन थी, उसमें 3 कंपोनेंट्स निखर के आए थे. वन ऑफ देम वाज जेनेटिक डाइवर्सिटी, अदर वन वाज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन वाज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक डाइवर्सिटी. देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? इट इज़ द वेराइटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन ए स्पीशीज और अ पॉपुलेशन. यानी जितनी भी जेनेटिक वेरिएशन अवेलेबल है. अब ये जेनेटिक वेरिएशन केवल स्पीशीज लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं. इट कुड बी अवेलेबल एट द लेवल ऑफ फाइला और फैमिलीज, एट द लेवल ऑफ स्पीशीज, अमंग पॉपुलेशंस, between or within populations and within individuals. So it could be present at any level, and this genetic diversity is of utmost importance to us. क्यों important? आप देखिए, आपको I'll give you examples. Even this question has been asked in CS Senate examination. राइस तो हम सब लोग यूज़ करते हैं, सब खाते हैं, ठीक है. एक समय था कि आज के समय में आपके पास ढेर सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, हाई यील्ड वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि दे हैव बीन इवॉल्व बाय प्लांट ब्रीडर्स. एक समय था कि जो नेटिव राइस की वैरायटी थी, उसका यील्ड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता था. एक वायरल डिजीज़ थी, ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज़. अब सोचिए, वन ऑफ द मेन स्टेपल सीरियल है, और अगर राइस का यील्ड प्रभावित होता तो आप सोचिए, इट यूज टू क्रिएट अ कंडीशन ऑफ फेमाइंस. तो ऑल दीज प्लांट ब्रीडर्स वर सर्चिंग फॉर a plant which could provide a gene resistant to this grassy stunt virus disease. And they searched for these plants. They came across a wild relative of this rice plant, and the name of that wild relative that was asked in CSNet examination was Oryza nivara. Oryza nivara. And this particular plant was resistant to grassy stunt virus disease. So through conventional breeding, डॉक्टर गुरुदेव घोष वाज, आई एम प्रेटी श्योर आपने नाम सुना होगा. ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्लांट ब्रीडर फ्रॉम इंडिया. तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे वो, और दिस पीपल दे ट्रांसफर्ड दिस पर्टिकुलर जीन थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग टू हाई यील्ड वेराइटी, एंड यू सी राइस वाज सेव्ड फ्रॉम दिस डिसीज. देयर आर सम मोर एग्जांपल्स लाइक मेज. आपको पता है, मेज इज़ वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट सीरियल इन द वर्ल्ड, है ना. और मेज़ का बहुत कंजम्पशन होता है थ्रू आउट वर्ल्ड अगर आप देखें तो. एंड दिस मेज़ इज अफेक्टेड बाई 8 वायरल डिसीजेस. यू नो, मेज़ इज डिप्लॉयड, एंड अगेन साइंटिस्ट वर लुकिंग फॉर अ प्लांट स्पीशीज विच कुड प्रोवाइड अ रेजिस्टेंट जीन. दे डू केम अक्रॉस अ स्पीशीज जिया डिप्लोपैरनी, जिया पैरानिस. बट देर वॉज अ प्रॉब्लम. दिस जिया पैरानिस वॉज टेट्राप्लॉइड, सो it was impossible to transfer gene from Gia perennis to Gia maize. So they started searching for some other species, and then they came across another species which was Gia diploperennis. And you know, ये Gia diploperennis को 20th century की one of the biggest discovery माना जाता था, क्योंकि जिस Gia diploperennis was diploid and it was resistant to all those 8 viral diseases. So now doors were open. You transfer those resistant genes through conventional breeding to the normal high yield variety, and the species is saved. So there are plenty of examples where you can see how this genetic diversity came to our rescue, and why these examples give you a reason why we should conserve our genetic diversity. Okay? How do we measure genetic diversity? Genetic diversity पता कैसे करेंगे? देखिए, 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं. एक तो इनडायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन एलोजाइम वेरिएशन. आप जानते होंगे एलोजाइम्स क्या होते हैं. एलोजाइम्स क्या हो गए? एलोजाइम्स आर द एंजाइम्स विच आर कोडेड बाई डिफरेंट अलील्स ऑफ द सेम जीन. तो इनडायरेक्ट मेथड में हो गया कि आपने क्या करा, एलोजाइम्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कर लिया. इफ दे आर कोडेड बाई डिफरेंट अलील्स, एलेलिक वेरिएशन, तो उनका अमीनो एसिड कंपोजिशन डिफरेंट होगा, and they will form bands at different positions. You can very easily identify whether these alleles are the same or they are having some variation. So this allozyme variation, और आप देखिए इंडिया में अक्रॉस लेबोरेटरीज बहुत रिसर्च हो रही है एलोजाइम वेरिएशंस के ऊपर. लखनऊ यूनिवर्सिटी में ढेर सारा काम हो रहा है. इसी तरह अगर हम लोग
डायरेक्ट मेथड्स की बात करें तो वी कैन रिलाई ऑन सम DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स, लाइक वी कैन रिलाई ऑन RAPD, RFLP, SSR, STR, VNTR methods. So you can make use of any of these methods to find out genetic diversity. ठीक है. Next, let's talk about species diversity. Species diversity, simplest term, it is the number and abundance of species present in different communities. अभी ज़्यादा elaborate नहीं करें, आगे और अच्छे से बताऊंगा. तीसरी बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स इन अ गिवन प्लेस. देखिए, इकोसिस्टम आपको भी पता है कि व्हाट इज इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग टुगेदर. अब देखिए, इकोसिस्टम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग क्लासीफाई कैसे करें, है ना. छोटे से आपने सुन रखा है कि इकोसिस्टम कुड बी एज बिग एज होल ऑफ द अर्थ और इट कुड बी एज स्मॉल एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर. सो दैट मेक्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम वेरी डिफिकल्ट. जो एक हायरार्किकल फॉर्म में एक जो क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है कि आप हाईएस्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड अर्थ इकोसिस्टम इनटू टू. वन ऑफ देम कुड बी टेरेस्ट्रियल एंड अदर कुड बी एक्वेटिक. फिर एक्वेटिक को आप डिवाइड कर सकते हो मैराइन, फ्रेश वाटर, एस्चुराइन, है ना. इस तरह करके फ्रेश वाटर को फर्दर डिवाइड कर सकते हो पॉन्ड्स एंड रिवर में. और इसी तरह अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल की बात करें, देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को मेनली हम लोग बायोम्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, है ना. बिगर एरियाज हैविंग सेम काइंड ऑफ वेजिटेशन अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. और बायोम्स की बात करें तो दे कुड बी फॉरेस्ट बायोम्स, दे कुड बी डेजर्ट बायोम, दे कुड बी ग्रासलैंड बायोम्स. अगर ग्रासलैंड बायोम्स की बात करें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन CSIR में पूछा जा चुका है ना. ग्रासलैंड्स आपको भी पता है, दे कुड बी टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दे कुड बी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. अगर हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की करें, सबसे प्रोमिनेंट नाम दिमाग में क्या आता है? सवाना, है ना. यू नो सवाना ग्रासलैंड्स. सवाना ग्रासलैंड्स की सबसे खास बात क्या होती है? हाउ डू वी डिफाइन देम? अगर आपको फोटोग्राफ दे दिया जाए एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का और एक टेम्परेट ग्रासलैंड का, यू कैन इजिली डिफ्रेंशिएट. कैसे? जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं उनकी सबसे खास बात क्या होती है कि दीज आर ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्रीज, यानी उनमें थोड़े बहुत ट्रीज भी होंगे. जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं दे आर टोटली ग्रासलैंड्स, दे डू नॉट हैव एनी ट्रीज. तो अगर पिक्स दे दिए तो आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, दे हैव बीन नेम्ड, they have got different names in different continents. Like South Africa, we call them veldt, VELDT. The spelling is VEL, veldt. It's not veldt, actually pronounced किया जाता है veldt. Then pampas in Argentina, South America, है ना. steppe, prairie, है ना. downs, ऑस्ट्रेलिया में downs बोलते हैं. ये क्वेश्चन आपके CSIR में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, है ना. डिफरेंट नाम कौन से किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. अगर हम लोग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पे वापस आते हैं, देखिए स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की अगर बात करें, आपको भी पता है कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है सबसे रेलिवेंट है. कि हम लोग नॉर्मली जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली हम लोग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के लिए करते हैं. ठीक है. अब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देखिए 2 कंपोनेंट हो सकते हैं. एक हो सकता है स्पीशीज़ रिचनेस और एक हो सकता है स्पीशीज़ इवननेस. डिफरेंस क्या समझने की कोशिश करिए. मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. लाइक सपोज मैं आपको 2 हैबिटाट्स दे दूँ, मान लीजिए इनका नाम मैंने A और B रख दिया. ठीक है. एक में 3 स्पीशीज हैं A, B, C, और एक में 2 स्पीशीज हैं A और B. आपसे पूछे इसमें कौन सा ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्स है, बिना हेजिटेशन का आप बोल दोगे A इज़ मोर स्पीशीज डाइवर्स. तो इसमें स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा, नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है. बहुत ईजी आपके लिए कि नॉर्मली वी इक्वेट स्पीशीज डाइवर्सिटी एज स्पीशीज रिचनेस, बट दिस इज नॉट करेक्ट. आई गिव यू वन ट्रिकी सिचुएशन. लाइक मैंने एक और ले लिया एग्जाम्पल, और आपके से क्या करा, इनका नाम मैंने C और D रख दिया है. ठीक है. सपोज दिस इज द सिचुएशन. ना C और D पे ध्यान दीजिए आप. C में 3 तरह की स्पीशीज हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 9 है. D की बात करें, इसमें भी 3 तरह की स्पीशीज हैं, है ना. A, B, C 3 तरह की स्पीशीज हैं और टोटल इंडिविजुअल्स 9 है. अब अगर आप सिर्फ स्पीशीज रिचनेस के बेसिस पे बोलें तो आप नहीं कह सकते इसमें कौन सा ज़्यादा डाइवर्स है. ओके. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाती है इवननेस की. इवननेस का मतलब क्या हो गया कि हाउ इक्वली individuals are distributed among those species.
ओके, सो जब हम लोग स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे ना, तो हम लोग स्पीशीज रिचनेस भी देखेंगे और स्पीशीज इवननेस भी देखेंगे। तो इस केस में अगर आप देखें तो इकोसिस्टम सी विल बी कंसीडर्ड एज मोर डाइवर्स, क्योंकि इसमें डिस्पाइट हैविंग सेम नंबर ऑफ स्पीशीज एज द इकोसिस्टम डी एंड सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बट द distribution of individuals amongst those species is more even in the case of habitat C. So it will be considered as more species diverse. ठीक है, बात समझ में आई आपको? ऐसी सिचुएशन ऐसा बना के कोई ट्रिकी क्वेश्चन बना के आपको दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर वापस आते हैं। तो आपको समझ में आ गया स्पीशीज रिचनेस क्या है, इवननेस और इक्विटेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजनल पैटर्न ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी की। देखिए ये हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी हो जाता है। सपोज आपको दो एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी कंपेयर करने को दे दिया जाए, है ना। अब मान लो आपने एक जगह पे छोटा सा माइक्रो हैबिटाट ले लिया, एक जगह पे बिगर होमोजीनियस हैबिटाट ले लिया। थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी आपने भी पढ़ा है, मुझे भी पता है। थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी कहती है बिगर द एरिया मोर विल बी द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो अगर आपने ऐसे दो एरिया में कंपेयर किया तो ऑब्वियसली बड़े वाले एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरली ज़्यादा होगी, तो फिर कंपैरिजन अनइक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एरियल स्केल पे हम लोग स्पीशीज डाइवर्सिटी को डिफरेंट नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सबसे छोटा हो सकता है पॉइंट डाइवर्सिटी। पॉइंट डाइवर्सिटी क्या हो गया? इट इज द स्मॉलेस्ट स्केल एंड इज रेफर टू एज स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ ए माइक्रो हैबिटेट। अभी बस सुन लीजिए, अभी मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्या हो गया? स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ ए माइक्रो हैबिटेट। देन अल्फा डाइवर्सिटी, व्हाट इज इट? It is the species diversity of a homogeneous habitat, or this is also known as within habitat diversity. नाम याद रखिए, एक बार किसने कहा था? मैकार्थर विल्सन ने। Then beta diversity, what is it? It is between habitat diversity or degree of change in species from one habitat to the next. अभी मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। And the fourth one is gamma diversity or डाइवर्सिटी ऑफ ए बिगर रीजन ऑफ ए लैंडस्केप। एक बड़े एरिया की, बड़े आइलैंड, बड़े लैंडस्केप, बड़े एरिया की डाइवर्सिटी को हम लोग गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ठीक है, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक इफ आई गिव यू वन रीजन विच इज हैविंग 4 हैबिटाट्स। ओके, तो देखिए मान लीजिए एक बड़ा सा एरिया जहाँ ढेर सारे हैबिटाट है। अब उसमें कोई इकोलॉजिस्ट आया, पैराशूट से कूद गया, तो जिस पॉइंट पे पैराशूट से कूदा उस पर्टिकुलर एरिया, उस माइक्रो हैबिटाट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ ए माइक्रो हैबिटाट। अल्फा डाइवर्सिटी क्या हो गया? डाइवर्सिटी ऑफ ए होमोजीनियस हैबिटाट। पूरे हैबिटाट की डाइवर्सिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, और डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन, ये पूरे रीजन की डाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे? गामा डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन का बीटा कहाँ गया भाई? तो बीटा की डेफिनेशन आपने ध्यान दिया? तो ध्यान यहाँ एक चीज नोटिस करिए। देखिए इन तीनों डाइवर्सिटी में स्पेशल स्केल इंक्रीज हो रहा है। सबसे छोटा पॉइंट, उससे बड़ा अल्फा, उससे बड़ा गामा। बीटा इसमें फिट नहीं बैठता है और इसीलिए बीटा पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था। What is beta diversity? It is between habitat diversity or it is the degree of change in species from one habitat to the next. The beta diversity क्या हो गया? एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट जाने पे जो चेंज इन डाइवर्सिटी होगा that will be known as beta diversity. ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि बीटा डाइवर्सिटी का हम फार्मूला बताएं तो बीटा डाइवर्सिटी इज इक्वल टू गामा डाइवर्सिटी अपॉन अल्फा डाइवर्सिटी। इजी? चलिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग क्या करते हैं? वी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। लाइक सपोज मैंने एक ये बिगर रीजन ले लिया, ठीक है, और इसमें ये मैंने हैबिटाट्स बना दिए। इसमें ये मैंने स्पीशीज़ के नाम लिख दिए, ए बी ए बी ए बी। चारों में दो दो स्पीशीज़ हैं, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, अब मैं आपसे अल्फ़ा, गामा और बीटा डाइवर्सिटी कैलकुलेट करने को बोलूँ। इसमें बहुत ईजी है।
देखिए हर हैबिटाट में 2 ही स्पीशीज़ है। अल्फ़ा क्या था, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ऑफ ए होमोजीनियस हैबिटाट। तो हर हैबिटाट में जो 2 ही स्पीशीज़, तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है। गामा की बात करें तो पूरे रीजन में आप देखिए, पूरे रीजन में 2 ही तो स्पीशीज, 2 ही टाइप की तो स्पीशीज हो रही हैं, है ना। तो गामा डाइवर्सिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब मैं आपसे बोलूं बीटा डाइवर्सिटी, अभी मैंने आपको बीटा डाइवर्सिटी का फार्मूला बताया, बीटा डाइवर्सिटी इज इक्वल टू गामा अपॉन अल्फा, है ना। गामा डाइवर्सिटी, गामा अपॉन अल्फा, दैट इज 2/2 इक्वल टू 1। सिंपल है ना। अगर चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। अब किससे, तीनों हैबिटाट में 3-3 स्पीशीज हैं। फिर मैं आपसे अल्फ़ा बीटा गामा कैलकुलेट करने को बोलूँ, बहुत सिंपल है। अल्फ़ा कितना हो जाएगा, हर हैबिटाट में 3 है तो 3। बीटा कितना हो जाएगा, गामा कितना हो जाएगा, अगर गामा की बात करें तो बिगर रीजन में, पूरे रीजन में देखिए कितनी स्पीशीज़ है, 3 टाइप की स्पीशीज़ होगी, तो गामा डाइवर्सिटी भी 3 है ना। सॉरी, गामा डाइवर्सिटी भी 3 है, मैंने बीटा पे लिख दिया। और अगर बीटा हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, तो बीटा डाइवर्सिटी कितनी हो जाएगी। बीटा का फार्मूला क्या था, गामा अपॉन अल्फा, है ना, गामा अपॉन अल्फा, तो 3/3 इक्वल टू 1। सिंपल है ना। इन दोनों में आपको कोई परेशानी नहीं, आई होप दोनों समझ में आ गए। अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सपोज मैंने ये सिचुएशन ले लिया आपके से, ये सिचुएशन मैंने उठा के ले ली। अब देखिए इसमें समझने की कोशिश करिए। अगर आप हैबिटाट्स की बात करें तो एक हैबिटाट में 2 हैं, एक में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें उसके नीचे वाले में भी 1 है ना। तो चूंकि सेम नंबर ऑफ स्पीशीज सब हैबिटाट में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग एवरेज डाइवर्सिटी निकालेंगे, एवरेज अल्फा डाइवर्सिटी निकालेंगे। तो आप टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अगर देखें तो ABCDE 5 हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 5 हो गई, है ना। तो अगर आपको अल्फा डाइवर्सिटी निकालनी होगी तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ हैबिटाट, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, 5, और हैबिटाट कितने हैं, 4। तो अल्फा डाइवर्सिटी आपकी कितनी निकल के आ गई, 1.25। सिंपल, ठीक है। गामा डाइवर्सिटी की बात करें, गामा देखिए पूरे रीजन में कितने तरह की स्पीशीज हैं, 5 तरह की, तो गामा डाइवर्सिटी भी आपकी 5 हो गई। सिंपल, ठीक है। अब बीटा निकालना हो, बीटा का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, है ना, गामा अपॉन अल्फा, तो क्या हो गया, 5/1.25, कितना आ गया, 4। ठीक है, इजी। तो इस तरह से आपसे कुछ भी निकालने को कहा जाए, अल्फा बीटा गामा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उन्होंने दिया क्या। अगर सेम नंबर ऑफ स्पीशीज दिया है तब तो आप सीधे डाइवर्सिटी रख सकते हैं, लेकिन अगर नंबर्स चेंज किए हैं देन यू हैव टू गो फॉर एवरेज। ठीक है। इसका और एक वेरिएशन है, मेरी बुक में दिया हुआ है। आपको पता है कि मेरी फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेस के नाम से बुक्स आती हैं। वॉल्यूम 1 का 3rd एडिशन का आज मैं कवर पेज भी रिलीज़ करूँगा। विद इन 10 to 15 days इट विल बी इन मार्केट। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बुक्स की बहुत डिमांड है और मेरे पास बहुत मेल्स आ रही थी, सर आपकी 2nd एडिशन की बुक ख़त्म हो गई है। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, आई एम कमिंग आउट विद द लेटेस्ट 3rd एडिशन। और इसमें काफ़ी मैंने नए टॉपिक्स भी ऐड किए हुए, सेक्सुअल सिलेक्शन का चैप्टर ऐड किया है। इवन आपने देखा पिछले कुछ समय में मार्कर बेस्ड पेडिग्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कोई भी बुक मार्केट में ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ दी। जैसे टी ए ब्राउन में आप मार्कर्स पढ़ लेंगे, लेकिन मार्कर्स को पेडिग्री में कैसे यूज़ करना ये नहीं पढ़ पाएंगे, किसी बुक में नहीं दिया है। तो मैंने उन टॉपिक्स को एक साथ समझाने की कोशिश करी है, आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो काफ़ी नए टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं इस वाली बुक में। आपने लास्ट मेरा वीडियो देखा था, कनेक्टेंस की कॉन्सेप्ट, लिंकेज डेंसिटी की कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने इस वाले नए एडिशन में मैंने ऐड किया हुआ है। बहुत जल्दी बुक मार्केट में आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी और बुक शॉप्स पे मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, काफ़ी कुछ कवर किया है। अब क्या करते हैं हम लोग,
स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, मेज़रमेंट कैसे करते हैं। देखिए स्पीशीज डाइवर्सिटी के मेजरमेंट के 3 मेजर तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीशीज रिचनेस इंडाइसिस, नाम से पता चला कि इंडाइसिस में मेन एम्फेसिस किस पे होगी, रिचनेस पे, तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरी जिसको बोलते हैं स्पीशीज अबंडेंस मॉडल्स, ऑब्वियसली ज़्यादा किसके इंडिविजुअल्स हैं, नेक्स्ट में कितने हैं, इनको हम लोग रैंक अबंडेंस डायग्राम्स की हेल्प से शो करते हैं। तो ये मैं अलग अभी आगे आपको सेपरेट टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इंडाइसिस बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल अबंडेंस, दीज आर कंसीडर्ड एज बेस्ट, और इसमें 2 मैं अभी आपको कराऊंगा अभी, सिम्पसन्स इंडेक्स एंड शैनन मीन इंडेक्स। बाकी नाम सब याद रखिए, ब्रुलियर इंडेक्स, मैकिन्टॉश मेजर ऑफ डाइवर्सिटी, बर्गर पार्कर इंडेक्स, ये नाम याद रखिएगा। पहले के समय में CSIR में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा। चलिए मैंने बोला 2 इंडाइसिस में डिटेल में करना चाहता हूँ, वन ऑफ देम इज सिम्पसन्स इंडेक्स एंड अदर वन इज शैनन मीन इंडेक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें। देखिए सिम्पसन्स इंडेक्स जो है, ये वर्ड जो है 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है विद माइनर वेरिएशन, वो भी अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ लिख देते हैं। जैसे सिम्पसन ने जो एक्चुअली जो फार्मूला दिया था, जो उनने जानने की कोशिश करी थी, जो उनकी इंडेक्स इवेल्युएट करती थी, वो ये थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्पीशीज़, 2 इंडिविजुअल जो आपने सैम्पलिंग के दौरान पाए वो सेम स्पीशीज़ के होंगे, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उनके सेम स्पीशीज़ के होने के, तो डी की वैल्यू यानी सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप समझ सकते हैं इस वे में सिम्पसन इंडेक्स वाज गिविंग ए वैल्यू ऑफ डोमिनेंस एंड नॉट ऑफ डाइवर्सिटी, ओके। तो सिम्पसन इंडेक्स का जो ओरिजिनल फार्मूला था सिम्पसन इंडेक्स का, दैट वाज डी इज इक्वल टू समेशन पी आई स्क्वायर। व्हाट इज पी आई? पी आई इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन। एन आई क्या हो गया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ith स्पीशीज, और कैपिटल एन क्या हो? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द स्पीशीज, है ना, इन द सैंपल। तो अब देखिए हुआ क्या, मैंने अभी बोला कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से अगर 2 स्पीशीज से 2 इंडिविजुअल जो रैंडम सैंपल में आपने पकड़े वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, तो डी की वैल्यू ज़्यादा आती है ना। तो देखिए द वैल्यू ऑफ डी रेंजेस बिटवीन 0 and 1 इन द एब्सेंस ऑफ डाइवर्सिटी, वैल्यू ऑफ डी इज 1, ठीक है। और जब बोथ स्पीशीज रिचनेस इवननेस ज़्यादा है तो 0 आ रही है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये बेसिकली डोमिनेंस को बता रही है, डाइवर्सिटी को नहीं बता रही। डाइवर्सिटी के केस में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जब डाइवर्स है तो 0 हो जा रही है। तो इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया, और इसके 2 तरह के मॉडिफिकेशन है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें डी की वैल्यू को 1 से डिडक्ट कर दिया जाता है, ओके। तो सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी जब हम वर्ड यूज करेंगे, देन द फॉर्मूला बिकम्स 1 माइनस समेशन पी आई स्क्वायर, ओके। अब ये रिवर्स हो गया। नाउ इट इज इंडिकेटिंग कि 2 इंडिविजुअल्स जो आपने रैंडमली किसी सैंपल में चूज करे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करें। तो अब ये एक्चुअली डाइवर्सिटी को मेजर कर रहा है। उसके अलावा कुछ लोग इसका रेसिप्रोकल भी लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स। इन दैट केस दे मेजर 1 अपॉन समेशन पी आई स्क्वायर। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस समेशन पी आई स्क्वायर, ठीक है। तो जब कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आए तो जरा ध्यान दीजिएगा वो जानना क्या चाहते हैं, क्योंकि 3 रिलेटेड टर्म्स हैं। CSIR में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और उसमें उन लोगों ने बेसिकली सिम्पसन इंडेक्स आपसे कैलकुलेट कराई थी, समेशन पी आई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की। दिस क्वेश्चन इज इन माई MCQ बुक। अगर आपके पास मेरी MCQ की बुक है तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, CSIR नेट में पहले आ चुका है, ठीक है। अगर हम लोग शैनन वीनर की बात करें, सिंपल सा फार्मूला है स्पीशीज डाइवर्सिटी के, H प्राइम इज इक्वल टू माइनस समेशन पी आई नेचुरल लॉग पी आई, वेयर पी आई अगेन जो पहले हम लोग किया NI अपॉन N। NI क्या हो गया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, और कैपिटल हो गया टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैंपल। नाउ अभी मैं आपको क्या करता हूँ, 2 क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है जिसमें 2 कम्युनिटीज दी गई हैं, C1 एंड C2, और उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक ए स्पीशीज के C1 में 25, B के 25, C के 25, D के 25। जब भी कम्युनिटी C2 की बात करें तो A के 80 हैं, B के 5 हैं, C के 5 हैं, D के 10 हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, C1 और C2, कम्युनिटी C1 और C2 में इसकी वैल्यू, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग करिएगा।
मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा प्लीज़, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक और क्वेश्चन है जो एक्चुअली CSIR में पूछा गया था, है ना, वो उस वाले क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया था। दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन CSIR नेट एग्जामिनेशन एज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। इसमें देखिए वही वैल्यूज़ वही हैं, बस उन्हें यहाँ पे क्या नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ आपको दे दी है, क्योंकि चूँकि आपको कैलकुलेटर मिलता नहीं, लॉग टेबल मिलती नहीं है, सो फिर सॉल्व कैसे होगा। तो नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ उन्हें आपको दे दी है, और इसमें आपको करना क्या, विद द जो भी वैल्यू डेटा दिया उसके बेसिस पे आपको शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कम्युनिटी C1 एंड C2 के लिए। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो मतलब सेम डेटा के लिए आपको सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी और शैनन विनर इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी दोनों की वैल्यूज़ दोनों कम्युनिटीज़ के लिए कैलकुलेट कर रही है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसको करके बैठिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, और बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ अभी मुझे आपको बताना है। मैंने अभी आपको बोला रैंक अबंडेंस डायग्राम्स है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बायोडाइवर्सिटी किस तरह से इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या हाइपोथेसिस प्रपोज्ड है वो मैं बताऊंगा। रिलेशनशिप क्या है बायोडाइवर्सिटी और स्टेबिलिटी की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही साथ कैसे बायोडाइवर्सिटी सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ अभी तक चेंज हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी थ्रू एजेस। तो 4-5 टॉपिक है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने बोला जितना भी कुछ मैं फॉलो कर रहा हूँ ये सब मेरी बुक से है, तो अगर आप चाहें तो उस बुक को बाई कर सकते हैं। ये सब थ्योरी आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने कोशिश करा है कि इस तरह से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँ कि जिसके पास बुक भी नहीं है उसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। इनकेस अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं अगले वीडियोज़ को उसमें शामिल कर लूँगा, है ना। उन सवालों के जवाब अगले वीडियोज़ में देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने बेल आइकन भी दबा रखा हो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको अभी बायोडाइवर्सिटी की कॉन्सेप्ट की असली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपने देखा मैंने बहुत अच्छे से बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, डिफ्रेंशिएट कराया है डिफरेंट चीज़ों को। आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत जल्द मैं इसके सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू।